नमस्कार, मैं हूं आमिया और शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल ऑफ बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेनेशन जो कर रहे थे टेस्ट सीरीज का टेस्ट का जो 23 सितंबर को हुआ था उसके तीसरे भाग में हैं और आज हम साइंस की एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, विज्ञान के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो आज साइंस को थोड़ा सा ऐसे देखेंगे ना कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट वाइज जो है देखना जरूरी है। क्योंकि अब पहले तो था ना कि वन लाइनर क्वेश्चन आते थे कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है या किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, लॉन्ग कली है, फूल है, तना है, क्या है। मतलब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते थे। लेकिन पिछले 2 बार से 67वीं में मैंने पहली बार देखा, फिर 67वीं का री एग्जाम हुआ और फिर 68वीं में मैंने देखा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाई अप्लाई जो कर सकते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझना जरूरी है और इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। मतलब एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं। और एनसीईआरटी, आप बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर लूसेंट काफी है क्या? लूसेंट, मुझे लगता है कि लूसेंट से काफी बेहतर एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत आसान है समझने के लिए। एक आम बच्चा जो है ना, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी वो 9th 10th में तो साइंस पढ़ता ही है, तो दोबारा से जब वो पढ़ेगा ना तो बहुत आसानी से वो उसको समझ में आ जाएगी बातें। तो आप एनसीईआरटी पे जाइए, वहां पर लूसेंट में भाषा जो है उतना बहुत सरल नहीं है समझने के लिए। अब एमसीक्यू आप सिर्फ रट नहीं सकते, साइंस को समझना पड़ेगा। यहां तक कि आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, साइकोलॉजी ऑनर्स किया, उन्होंने भी तो पढ़ी होगी ना 9th 10th में साइंस। तो उतनी तो समझ है जरूर कि आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103। और साइंस थोड़ी सी इंग्लिश वाले क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन, क्योंकि साइंस थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश ज्यादा आसान भी है ना। तो उसको हम लोग ना इंग्लिश की तरह, इंग्लिश वाले क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते चलेंगे। अब यहां पर पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखो जी, जब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है, जब केमिकल रिएक्शन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का टॉपिक। जब केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो कैसे पता चलेगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई? कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना उसमें, कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखेगा। जब क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। रिएक्शन के बाद NaCl बनाता है, कॉमन सॉल्ट बनाता है। कैसे पता चलेगा कि NaCl बना है? कुछ ना कुछ उसमें बदलाव दिखेगा, उसके स्टेट में बदलाव आएगी। आपको पता है मैटर के स्टेट्स होते हैं, 5 तरह के स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो ये कोई ना कोई तो स्टेट ऑफ मैटर दिखेगा ना, या तो सॉलिड में कुछ बनेगा, या लिक्विड में कुछ बनेगा, या गैसियस फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है ना? जब दो, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल नॉन मेटल हो सकता है ना, कोई भी दो कंपाउंड हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो सकता है। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सपोज दैट, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2, तो ये जो दो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। इनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट कहा जाता है।
और रिएक्टेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो याद रखिएगा, जब रिएक्शन होता है तो Na जब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है Na के साथ, तो Na का एटमिक फॉर्म, एटमिक स्वरूप जो है इसका, वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। मोलिक्यूलर फॉर्म नहीं पार्टिसिपेट करता है, जो परमाणुिक रूप होती है ना, वो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में। हमेशा एटम पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सोडियम का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, क्लोरीन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या रिएक्टेंट, और कोई ना कोई मैटर का स्टेट होगा, तो अगर सोडियम इज द मैटर तो इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। क्लोरीन इज अ मैटर तो इसका स्टेट क्या है, गैसियस है। तो सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, NaCl सॉलिड में। NaCl कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो जब रिएक्शन जब होता है तो कुछ चेंजेस दिखते हैं, या तो उसमें चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा, कभी चूना को देखा आपने पानी में, जब चूना, क्विक लाइम, एग्जाम में पूछ चुका है क्विक लाइम का फॉर्मूला। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जब रिएक्ट करती है वाटर से। अच्छा ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, तो बनाती है स्लेट लाइम, जिससे हम कहते हैं व्हाइट वॉश करते हैं रूम को, है ना। तो स्लेट लाइम बना रहा है यहाँ पे, CaOH का होल 2, स्लेट लाइम बना रहा है। ये कैसे फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। तो सॉलिड और लिक्विड मिलके कैसा फॉर्म, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, क्या है, एक्वस है। अब यहां पे क्या बना, स्लेट लाइम बना रहा है। लेकिन जब स्लेट लाइम बनाता है उस दौरान यहां पर जो है, यहां पे हीट भी निकलता है। यहां पे क्या निकलेगा, हीट। कभी हमारे यहाँ गांव देहातों में क्या होता है, चूना हम लोग खरीद के लाते हैं, और जिसमें जानवर हमारे गाय भैंस घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, भूसा वूसा जो है ना खली के साथ मिला करके उसमें रख दिया जाता है और वो उसमें खाते हैं। इसको नाद कहा जाता है हमारे यहाँ। तो नाद में हम क्या करते हैं कि चूना लाते हैं और फिर उसमें पानी के साथ उसको मिक्स करते हैं, तो उसमें ना बुलबुला निकलता है और वो गर्म हो जाता है, उसमें से धुआं टाइप का भी निकलता है। यही है वो रिएक्शन। चूना हम लाते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, हमारा व्हाइट वॉश के लिए जो एक्वस सॉल्यूशन वो तैयार हुआ, लेकिन उसके साथ हीट भी निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब यहां पे रिएक्शन होगा, यहां पे जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा। यहां पे क्या बन रहा है, रिएक्टेंट जब रिएक्शन करता है तो अपने साथ क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोडक्ट तो बनता ही है, इसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकता है। या तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, या तो इसकी टेम्परेचर घट जाएगी, या तो वो गर्म हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर। कई बार रिएक्शन जब होता है तो उसके कलर में बदलाव आ जाता है। कई बार ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में खासतौर पे मैं बताता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जब होता है, तो उस दौरान ये देखने को मिलता है कि उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो यहां पे चेंज इन कलर हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है। या हो सकता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ कोई गैस निकलता हो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो, CO2 गैस निकल रहा हो। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये चार संभावनाएं अगर आपके सामने दिख रही हैं, चार पॉसिबिलिटीज अगर आपके सामने दिख रही हैं कि या तो उसके स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव है, या तो टेम्परेचर में बदलाव है, या तो उसके कलर में बदलाव है, या तो उसके वहां से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है रिएक्शन के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन आपको जिस लेवल में पढ़ना है, आपको जिस लेवल में समझना, वहां पे हम समझते हैं कि इतना काफी है जितना मैं बता रहा हूं।
कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और थर्ड वन इज, इसको हिंदी में कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूट जाना, डिकम्पोज मतलब टूट जाना। पहले एक प्रोडक्ट था, अब वो प्रोडक्ट टूट टूट के कई सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। जैसे वाटर है, H2O है, तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब उससे करंट पास कराते हैं, तो H2O टूट करके H2 और O2 अलग अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा होता है, डिकम्पोजिशन में टूट हो जाती है, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सामान्यतः डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटालिक कंपाउंड में होता है। जब एक मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल वाले कंपाउंड के साथ आकर रिएक्ट करता है, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। ज्यादा पावरफुल यही करता है ना, ज्यादा पावरफुल जो होगा वो कम पावरफुल वाले को लात मार के हटा देगा, चलो भागो यहां से। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल। उसके कंपैरिजन में अगर वो रिएक्टिव मेटल कम है, उसका रिएक्शन की पावर जो है कम है, तो उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह वो खुद आ जाता है। ठीक है ना, मैं एग्जांपल में दूंगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। विस्थापन अभिक्रिया, और ये सामान्यतः मेटालिक कंपाउंड में होता है, धात्विक यौगिक में विस्थापन अभिक्रिया। एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। पर्सिपिटेट क्या होता है? पर्सिपिटेट होता है नॉन सोल्यूबल प्रोडक्ट। पर्सिपिटेट क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ। रिएक्शन के बाद जो अघुलनशील पदार्थ सॉलिड के फॉर्म में निकल के आता है, ये पर्सिपिटेट क्या होता है? नॉन सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। नॉन सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर इससे क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तब कोई ना कोई पर्सिपिटेट बनेगा, और उस पर्सिपिटेट का कोई ना कोई कलर होगा। उस पर्सिपिटेट का कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, जैसे बेरियम सल्फेट यदि सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम और बेरियम डबल डिस्प्लेस कर जाएंगे। सोडियम बेरियम की जगह और बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा। तो देखेंगे हम रिएक्शन कैसा बनता है। ये हो गया आपका 4 टाइप का रिएक्शन। अब एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स अगर देखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखोगे, तो देखो जरा, एक रिएक्टेंट में ले रहा हूं CaO। ये रिएक्शन पूछ चुका है एग्जाम। CaO दैट इज द क्विक लाइन, है ना, क्विक लाइन क्यों ना हो। और यहां पर बनाया H2O, ये क्या हो गया? वाटर। जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? CaOH का होल 2। तो ये क्या बन गया? स्लेट लाइन। दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कंबाइन होकर के। ओके, एक और एग्जांपल, Na, वही पुराना वाला एग्जांपल, प्लस Cl2 मिलके NaCl बना रहा है। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहां पे कंबाइन हो जा रहा है ये। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और एक नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे।
क्लियर है? उसके साथ सब प्रोडक्ट भी बन सकता है ना, लेकिन एक मेन प्रोडक्ट उसमें जरूर तैयार होता है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। देखिए जी, अपघटन अभिक्रिया में टूट होता है और इस टूट के लिए कोई ना कोई अलग से एनर्जी की आवश्यकता होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज तब होगा जब अलग से इसको एनर्जी दिया जाएगा। या तो आप इसको हीट दीजिए, या तो इसको आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, या तो आप इसको सनलाइट दीजिए। जब हीट के थ्रू, हीट के माध्यम से हमने हीट दे दिया, उसके हेल्प से डिकम्पोज अगर हो जाता है तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, करंट सप्लाई करके डिकम्पोज कर दें, तोड़ दें उस प्रोडक्ट को अलग अलग हिस्सों में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और सनलाइट के हेल्प से यदि डिकम्पोज हो गया है, कई बार होता है डॉक्टर बोलते हैं कि देखो जी ये दवा है, कई ऐसी दवाएं आती हैं ना जो डार्क बॉटल में होती हैं, ताकि सनलाइट का उसका उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। डॉक्टर बोलते हैं इसको धूप में मत ले जाना या धूप में मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट के रिएक्शन से डिकम्पोज हो जाएंगी, है ना, जो मेन प्रोडक्ट है वो टूट जाएगा। ठीक है ना जी? तो यहां पर सनलाइट, इसको सोलर डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब बातें समझ में आ गई? तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा नहीं। अब डिकम्पोजिशन से तो क्लियर है, यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बी ऑप्शन है, लेकिन समझ जाना जरूरी है। ठीक है ना? तो जरा सा एक एग्जाम्पल देखते चले हम लोग कि कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोलर का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हो सकता है हम लोग का एग्जाम्पल। यदि इसको देखें थर्मल, तो मान लो यहां पे CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने हीट दिया, हमने दिया हीट। जब हमने हीट दिया तो ये टूट गया। किस चीज में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्लेक्ट लाइम को यदि हमने हीट दिया तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो हीट के हेल्प से। इलेक्ट्रोलाइसिस का देखो तो H2O, वाटर, वाटर को हमने करंट, वाटर में हमने करंट पास कराया। ऐसे नहीं, इसका भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि वाटर में करंट पास कर देंगे और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, है ना। इसका भी अपना प्रोसेस है, एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं। तो H2 और O2 में ये डिकम्पोज हो गया। H2O किसमें डिकम्पोज हो गया? H2 और O2 में डिकम्पोज हो गया। और सोलर डिकम्पोजिशन, आप पहले के समय में, आज के समय में आप लोगों को पता नहीं होगा, ये वाला जनरेशन नहीं जानता। 90s, हम लोग 90s वाले हैं तो 90s वाले को पता है इनके बारे में कि उस समय कोडेक का या किसी सोनी का इनका कैमरा आता था, फ्लैश वाला कैमरा, उसमें रील लगता था, 30 का 50 का रील का, हम लोग उसमें रील लगता था। जैसे पहले मूवी रील वाली मूवी आती थी, अब डिजिटल मूवी आ गई। तो हम उसमें क्या कहा जाता था कि इस रील को धूप में मत ले जाओ वरना खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर AgCl2 का परत चढ़ा हुआ है, या सोडियम सॉरी सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का उस पे लेयर चढ़ा हुआ है। तो यदि मान लो कि AgBr है, AgBr है ना, तो AgBr को जैसे ही सनलाइट में ले जाया जाता है, AgBr को जैसे ही सनलाइट में ले जाया जाता है, उस फिल्म को ले जाओगे, तुरंत Ag और मतलब सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते थे हम लोग। क्लियर है? या AgCl को भी अगर देखें तो ये टूट जाएगा, सनलाइट हमने दिया,
प्लस Cl2। तो ये किसमें करते थे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। चलिए, समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलते अगले रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यदि मोर रिएक्टिव कोई मेटल हो, यहां पे हमेशा मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को, हमेशा यहां पे मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को। तो मान लो यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जांपल लिया जाए, आना होगा तो यहीं तक में आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत प्रश्न कम आने के चांसेस है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लो कि यहां पर सोडियम है, सोडियम है और सोडियम का रिएक्शन FeSO4 के साथ हो गया, फेरस सल्फेट के साथ हो गया। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल। और हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब रिएक्शन या तो फास्ट हो सकता है या तो स्लो हो सकता है ना? फास्ट इतना कि पलक झपकते रिएक्शन हो जाए, जैसे सोडियम को जैसे ही हम हवा के प्रेजेंस में लाते हैं जल जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसे जिसको देखने के लिए 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने भर के बाद उसमें जंग दिखना स्टार्ट होता है। तो कुछ बहुत स्लो रिएक्शन है और कुछ बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो कभी कभी स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट का भी यूज करते हैं, प्रेरक का यूज करते हैं। तो यहां पर ये हाईली रिएक्टिव है और ये इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये पावरफुल आया और ये कमजोर को बोला कि भाई तुम खिसको, हटो तो जरा यहां से, हटो यहां से, इसकी जगह हम SO4 के साथ हम रहेंगे। मान लो कि Fe क्या था? बॉयफ्रेंड था। SO4 क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। अब यहां पर Na जो है Fe से ज्यादा स्मार्ट, डैशिंग, अच्छी पर्सनालिटी का है, 6 पैक बना के रखा हुआ है, ह्यूमर अच्छा है उसका, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये जो SO4 इससे इंप्रेस हो गई। सोडियम ने बोला Fe को, चलो भाई साइड लो। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में Na के रेस्पेक्ट में Fe ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो यहां पर अब SO4 की जगह कौन आ जाएगा? Na2SO, Na2SO4। तो नया रिएक्शन, नया यहां पे डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बना दिया, क्या? सोडियम सल्फेट था पहले, फेरस सल्फेट, डिस्प्लेस करके क्या बना दिया? सोडियम सल्फेट। मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होगी। यहां पे मेटल, तो यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज, इसके लिए होता है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है ना, और उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 104 में आते हैं। प्रश्न संख्या 104 में आते हैं। साइंस पढ़ाने में बहुत मजा आता है, खासतौर पे केमिस्ट्री तो इतना शानदार सब्जेक्ट है ना। चलिए जी, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है एलिमेंट का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसको कहते हैं? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जनरली ये एबिलिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके अंदर होता है? मेटल्स के अंदर होता है, मेटल्स के अंदर। अच्छा देखो ना, Ca के ऊपर 2+, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना। Na के ऊपर 1+, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना। पोटेशियम के ऊपर 1+, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है कैरेक्टर कहा जाता है एलिमेंट्स का, और जनरली ये मेटल में होता है। तो बोला कि यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर क्या अंतर आएगा? ऑप्शन है इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से लूज करेगा, ज्यादा लूज करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। फर्स्ट डिक्रीज, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अब इसमें देखना है क्या है, देखो जी, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ तुम मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ती चली जाती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है।
जैसे 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 पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ती चली जाती है। मान लो ये न्यूक्लियस हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। हालांकि यह बात या ध्यान में रखना है कि जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इनके ऊपर माइनस चार्ज होगा। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, सोडियम नाइट्रोजन के ऊपर 3 स्पेस खाली है, -3 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर है और जनरली नॉन मेटल में पाया जाता है। और नॉन मेटल की एक खासियत है, नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है या मेटालिक कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब नॉन मेटल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा? CO2 या H2 और O2 क्या बनाया? H2O। ठीक है ना? कार्बन और हाइड्रोजन CH4 बना दिया, C2H6 बना दिया। तो ये जो कंपाउंड बना रहा है नॉन मेटल का जो कंपाउंड बना रहा है, वहां पे कैसा बॉन्ड बनता है? याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सब देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। आयनिक बॉन्ड बना दिया और कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है। अर्थात क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पूर्णतः ले लेगा। ठीक है? और मान लो कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने लूज करने की टेंडेंसी है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, पूर्णतः ट्रांसफर कर देगा कि लो भाई 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, वो पूर्णतः 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहां पे सीधे एक्सचेंज हो जाता है, एक देने का कार्यक्रम और एक लेने का कार्यक्रम। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात यहां पर मान लो कि कार्बन है और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों रूममेट्स हैं। ठीक है ना? तो कार्बन हाइड्रोजन का भी सामान का यूज कर रहा है और हाइड्रोजन कार्बन के सामान का यूज कर रहा है। रूममेट्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे सामान का यूज कर लो। तुम्हारे पास जो परफ्यूम है वो हम लगाते हैं, बहुत अच्छा है। कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन के परफ्यूम का यूज कर लेता है और कभी कभी हाइड्रोजन कार्बन के परफ्यूम का यूज कर लेता है। शेयर हो रहा है ना? शेयर हो रहा है ना। पूर्णतः ये अपना परफ्यूम उसको दे रहा है ना कार्बन जो हाइड्रोजन को दे रहा है कि नहीं भाई ले लो, ये ले लो, तुम अपना वाला दे दो। ये वाली बात नहीं है। शेयर में कर रहे हैं ये लोग। शेयर रूम भी है, रूममेट्स है तो शेयरिंग वाला ट्रेंड का हिसाब भी है और शेयरिंग में सामान का यूज भी कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर हो रहा है। और दोनों ही कंडीशन में ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का खेल क्यों चल रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। ये स्थायित्व, स्टेबिलिटी किसकी तरह चाहते हैं? ये स्टेबिलिटी नोबल गैस की तरह चाहते हैं। जो 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, 18th ग्रुप जो है उसकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी नोबल गैसेज हैं, चाहे वो
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये जितने भी, हीलियम जो है एक्सेप्शनल केस है, ये डुएट पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। कितना होता है? और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमेशा स्टेबल रहते हैं। स्टेबल रहते हैं इसका मतलब कि हमेशा ये नॉन रिएक्टिव है। क्या है? स्टेबल है इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इसकी तरह सब बनना चाहता है लाइफ में, और क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। सारे लोग विकास दिव्यकृति की तरह स्टेबल होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। सारे यूपीएससी में जितने भी फैकल्टी हैं बड़े बड़े नाम के, वो सब बड़े बड़े नाम बनना चाहते हैं ना, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। ये यहां भी सेलिब्रिटी कल्चर चल गया। तो भाई सिंपल सी बात है कि सब उसकी उनकी तरह बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि उनकी तरह नहीं, कोई और उनका स्टैंड जो है एक मानक होगा कि उस मानक को तय कर लेना है कि उनकी तरह हमको उनसे ज्यादा आगे नहीं कर। तो मतलब स्टेबिलिटी चाहिए। अब सोडियम को भी स्टेबिलिटी चाहिए, नाइट्रोजन को भी स्टेबिलिटी चाहिए। बात समझ रहे हैं? बचे हुए जितने 112 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट यहां पे हो गया जो स्टेबल है, और बचे हुए 112 एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। किसकी तरह? इसकी तरह। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बनाना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, सिंगलेट बॉन्ड बनाना, बनाना बॉन्ड बनाना, जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है ना? तो यहां पर ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट, ये 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्टेट पूरा करना। तो अब जब आप देखेंगे तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इनका मतलब यही है कि ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं रिएक्शन करके। ठीक है ना? अब यहां पर बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैंने बोला कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसकी जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनको अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा। तो ये लूज करने की टेंडेंसी इनकी कम हो जाएगी। इनकी लूज करने की टेंडेंसी जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी ना इसके न्यूक्लियस में। ठीक है ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको रोकेगा कि नहीं, आपको लूज नहीं करना है ना? तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए आंसर मिल गया हमारा कि क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। आंसर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पिया जाए, थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब अगला प्रश्न है कि पहले इसको बढ़ा दूं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ए सोप मोलिक्यूल्स, ए सोप मोलिक्यूल हैज अ, सोप मोलिक्यूल में क्या होता है? अब सोप मोलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स। वाटर सोल्यूबल क्या है? याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल क्या है? ये फैटी एसिड्स। सोप मोलिक्यूल्स है वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड। ठीक है? सोप बनाने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस टू मेक सोप, उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है? और सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फैटी एसिड्स होती है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फैटी एसिड होती है। ये जो फैटी एसिड है वो किसकी है? या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की
या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की, याद रखना है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की फैटी एसिड है। एग्जाम में पूछ सकता है जो फैटी एसिड्स है उसमें किसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि सोप मोलिक्यूल्स क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब पानी में घुल जाने। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे आप, तो देखेंगे कि जो सोप मोलिक्यूल्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे डर्ट है, डर्ट है मतलब गंदगी है जो आपके शर्ट पे जमा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। बायो जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्पर्म का भी दिखेगा। हालांकि ये है पोलर हेड, ये क्या है, पोलर हेड, ये क्या है, पॉजिटिव है, Na प्लस मान लो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं अगर, तो सोडियम Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। अगर पोटेशियम का होता तो K प्लस हो जाता, Na प्लस, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन के, ये जो टेल होता है वो किसके बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बने, क्या होता है ये, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो इसके हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ इनका ज्यादा बनता है। हेड जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। पानी की तरफ है ये, टुवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ इनका जो जो इनका झुकाव है वो किसकी तरफ है, वाटर की तरफ है। जबकि इनका जो टेल है ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिया मतलब समझते हैं ना, डर। तो इनको पानी से लगाव नहीं है, इनको इनको लगाव है डर्ट से। इनका झुकाव किधर है, टुवर्ड डर्ट, है, गंदगी की तरफ इनका झुकाव। तो चारों तरफ से वाटर मोलिक्यूल ये आते हैं, सोप के मोलिक्यूल्स, और गंदगी, उसका टेल क्या होता है, गंदगी को जकड़ लेता है और खींच के कपड़े से बाहर निकाल देता है। अब बहुत डिटेल में मैं जा सकता हूं लेकिन अभी समय नहीं है। साइंस पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैं वायदा करता हूं, 69वीं के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज चलाया, लेकिन अगली बार 70वीं के लिए जो है वो हम लोग बहुत डिटेल में चीजों को लेकर के आएंगे, लेक्चर वाइज लेके आएंगे, आपको ऐसा तैयार करेंगे ना, जब आप एग्जाम में बैठे तो कहेंगे कि अरे उस लेक्चर से ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जरा, तो ये क्या है, तो अब यहां पर प्रश्न पूछा भी है कि उसमें क्या होता है, तो एक तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड क्योंकि वाटर से उसका लगाव है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 105 नंबर, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, नॉन मेटल्स जो है वो कोवेलेंट क्लोराइड्स जो है वो बनाते हैं, है ना, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एक्सचेंज होता है क्या, मैंने अभी अभी पढ़ाया भी है यहां पे कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। आयनिक बॉन्ड में एक्सचेंज होता है। तो यहां पे तो ये गलत हो गया। फिर दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, यही तो आंसर होना चाहिए। तो 106 का डी हमारा आंसर हो जाएगा, 106 का क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर। चलते अगले प्रश्न पर, इसमें कुछ था नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने डिस्कस कर दिया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एक्वेरेजिया, अरे बाप रे बाप, मोस्ट कोरेसिव एसिड बनता है ये। ओके, एक्वेरेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। जब जब एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो हम उसको डाइल्यूट बना सकते हैं पानी मिक्स करके। क्या मिक्स करके? पानी मिक्स करके एसिड डाइल्यूट कर सकते। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर की परसेंटेज को बढ़ा देना। डाइल्यूट एसिड मतलब होता है वाटर की परसेंटेज को बढ़ा देना। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा वाटर परसेंटेज ज्यादा होगा और एसिड का मात्रा कम होगा। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा एसिड होगा और वाटर कम होगा। ठीक है, तो कैसे मिलाते हैं हम? वाटर में एसिड मिलाते हैं कि एसिड में वाटर मिलाते हैं? देखिए जी, अगर एसिड में वाटर मिलाने जाइएगा, एक्सप्लोजन, आपका मुंह हाथ जल जाएगा। तो वाटर में धीरे धीरे करके एसिड मिलाते हैं और उसको स्टर करते रहते हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, उतना करने के लिए भी। ठीक है, एक बार मैं गया था लैब में, मैं लैब कर रहा था और उसमें मैंने अपना हाथ जला लिया। हालांकि ग्लव्स में पहना था, उसके बावजूद भी हाथ जल गया। तो यहां पर एक्वेरेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एक्वेरेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ये कैसे तैयार होता है? HNO3 एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड, HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में HCl होता है, वही खाना पचाने में सहायक है। हमारे पेट में क्या है? HCl है, याद रखिएगा। ठीक है, तो और जब हमारे पेट में बोलते हैं ना गैस बन गया है, गला जल रहा है, तुरंत दवा लाओ, तो एसिड फॉर्मेशन होता है यहां पे, अर्थात HCl ज्यादा मात्रा में वहां पे स्रावित हो रहा है और इसके कारण से हमें क्या खाना पड़ेगा वहां पे? उसको उसको तो शांत करना पड़ेगा ना जी। तो एसिड को बेस शांत कर देता है। तो जितना भी गोली आता है, जितनी भी लिक्विड आती है गैस की, वो कैसा होता है? बेस होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा, है ना। और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पे HNO3 और HCl को अगर मान लो कि यहां पे बोल रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो HCl अगर 3 लीटर लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 लीटर लेंगे, अर्थात 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो एक्वेरेजिया तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 1:3 कहां है? यही उलट जाएगा, अगर HCl पहले आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3:1, अर्थात HCl किसी भी कंडीशन में 3 हिस्सा और HNO3 का हिस्सा क्या होना चाहिए? 1। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। देखो जी, जब जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो हमेशा सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर साथ ही साथ इसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाती है। इसमें क्या निकलता है? हीट जनरेट होता है। क्या निकलता है? हीट जनरेट, याद रखिएगा, हीट निकलता है। तो अब यहां पे प्रश्न क्या बनेगा? द पहला दिया है, क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, जब एसिड और सॉल्ट बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, नहीं, ऐसा नहीं है। और सॉल्ट फॉर्म करता है, अभी अभी मैंने बताया। तो 1 और 4 नंबर जो है वो हमारा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा भाई, थोड़ा जल्दी आ जाओ नीचे, 1 और 4, मतलब डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अरे यार क्यों गिर रहा है ये बार बार, ओहो। अगला प्रश्न 109 नंबर क्या कह रहा है? 109 नंबर कह रहा है, हाँ 109 नंबर कह रहा है, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। अरे भाई 5 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा नखरा करने लगता है, इसका भाव ना कभी कभी बढ़ जाता है। ओके, तो है टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार। आइसोबार क्यों कहा जाता है? आइसोबार क्यों कहा जाता है, ये समझने की बात है। देखो जी, आइसोटॉप्स को तो आप जानते हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, आप एक एग्जाम्पल देता हूं समस्थानिक की। क्या? C12, C13, C14। आपको पता है कार्बन डेटिंग में कार्बन का समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का, है ना? तो और यहां पर एटॉमिक संख्या 6, 6, 6। समस्थानिक का मामला यहां पे सर सुलझ गया। क्या सुलझ गया? कि एटॉमिक नंबर सेम, परमाणु संख्या सेम, लेकिन परमाणु भार अलग अलग। समस्थानिक में क्या सीन है कि परमाणु संख्या क्या है? सेम है, परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। परमाणु भार अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव के कारण समस्थानिक का निर्माण हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या, देखो जी, प्रोटॉन सेम वही रहेगा, प्रोटॉन में बदलाव नहीं होगा न्यूक्लियस के, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब बदलाव होगा तो उसका परमाणु भार बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु भार न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। क्लियर है? तो प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बदलता जा रहा है तो योग बदलता जा रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर समस्थानिक समझ में आ गया। अगर आइसो बार की बात हो रहा है, आइसो बार की बात आ रहा है, तो आइसो बार के कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। देखो, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या है 18, इसका 19, इसका 20, इसका 40 ले लेते हैं। इसका भार होता है कि 39 होता है, लेकिन इसका हम समस्थानिक स्वरूप लेते हैं, समस्थानिक वाला स्वरूप लेते हैं 40 का, और ये 40 तो होता ही। हमने पोटेशियम का आइसोटॉप्स वाला फॉर्म लिया है, ठीक है ना? अब यहां पर आपको दिखेगा कि परमाणु भार सेम है, परमाणु भार क्या है? सेम है, इक्वल है, लेकिन इसकी एटॉमिक नंबर क्या है? वो बदलाव हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समभारिक। भार सेम है, इसको क्या कहता है? समस्थानिक। स्थान सेम है, 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, स्थान सेम है, भार अलग अलग हो गया। यहां पर समभारिक, भार इक्वल है, बस एटॉमिक नंबर स्थान अलग अलग हो गया, 18, 19, 20। क्लियर है? तो यहां पर आप देखो जी, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये तो हो जाएगा आपका आइसोटॉप्स, ये तो होगा नहीं। ये हो गया दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी। और सी नंबर भी देखते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो समभारिक है, इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन उतना ही है, न्यूट्रॉन में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां पर न्यूट्रॉन में बदलाव हो रहा था,
लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव हो गया उसके, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यदि चार्ज नहीं है तो, आवेशित नहीं है तो, आवेशित होगा तो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। उदासीन अवस्था में, न्यूट्रल स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो न्यूट्रॉन सेम हो सकता है लेकिन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं, क्लियर है ना? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 110 में। अब जब थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं और समय हमारे पास है कम, क्योंकि क्लास के बाद क्लास होती है लगातार, तो मुझे उस नेक्स्ट क्लास शुरू होने के पहले इसको खत्म करना है। इन द टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन टिंचर क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर क्या है? सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर क्या है? ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है इसका मतलब एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। मैंने बोला पानी है, वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर में जैसे ही हमने नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया, वो सॉल्यूशन बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। अब यहां पर चीनी या नमक सोल्यूट है, जिसको मिलाया गया, जिसको मिलाया गया वो सोल्यूट होता है, विलेय हो जाता है, विलेय मतलब गायब हो जाता है। सॉल्वेंट जिसमें मिलाया गया, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया गया, पानी में चीनी मिलाया था, पानी में, पानी क्या है यहां पे, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां पे सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बन रहा है, सॉलिड प्लस लिक्विड बन रहा है। याद रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड मिलके सॉल्वेंट बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो सॉलिड जो नमक है, जो चीनी है, वो क्या है आपका, सोल्यूट है, उसको मिलाया जा रहा है किसमें, पानी में, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। लिक्विड प्लस लिक्विड भी बन सकता है सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड भी बन सकता है। जैसे पानी में नींबू मिला देना, लेमन, लेमन जूस या लेमन। तो यहां पे लेमन का जूस क्या है, लेमन का जो बूंद है, ड्रॉपलेट्स है, वो क्या है, लिक्विड है। पानी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का लिक्विड में, अब यहां पे लेमन जूस जो है वो आपका हो जाएगा सोल्यूट। वाटर क्या हो जाएगा, लेमन को किस में मिला रहे हैं, वाटर में, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। आयोडीन टिंचर भी कैसा सॉल्यूशन है, आयोडीन टिंचर लिक्विड प्लस लिक्विड है। याद रखिएगा, आयोडीन क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड है। यहां पर आयोडीन को मिलाया जाता है अल्कोहल में, आयोडीन को मिलाया जाता है अल्कोहल में। तो आयोडीन जिसको मिलाया गया, आयोडीन को मिलाया जा रहा है, सोल्यूट हो जाएगा। किसमें मिलाया जा रहा है, अल्कोहल में मिलाया जा रहा है, तो अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। तो देखो जी, आयोडीन इज द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट, बी हमारा आंसर। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर का 5 स्टेट होता है, मैंने बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये पहला स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज वेरी लेस। जब सॉलिड में, अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से देख लेते हैं, जब समझ रहे हैं तो समझ समझ के ही आगे बढ़ेंगे। सॉलिड में मान लो ये सॉलिड है, आइस क्यूब है, ये क्या है मेरा, आइस क्यूब है, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, मेरा जो है ना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है,
देखा जाए तो सॉलिड, जब आप सॉलिड में देखेंगे तो सॉलिड में एटम का पैटर्न एक सेट पैटर्न पे होता है, सजाया हुआ है, सेट पैटर्न पे सजाया हुआ रहता है। ये आपका मान लो सेट पैटर्न पे इसके एटम्स जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में, सॉलिड इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसके एटम्स, सॉलिड इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसके एटम्स जो हैं वो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अर्थात उनके बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं है। अर्थात दो एटम्स यहां पे जो दो एटम्स जो दिख रहे हैं उनके बीच एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। यह इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कमजोर भी किया जा सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर भी किया जा सकता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाया भी जा सकता है। जब आप हीट देंगे, जब आप हीट बढ़ा देंगे, हीट इंक्रीज कर देंगे, तो इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होना शुरू हो जाता है, उनके बीच अलगाव, दूरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम किया जा सकता है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा और एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच दूरियां बढ़ेंगी, तो वो स्टेट ऑफ मैटर बदलना शुरू होगा। जिस सॉलिड में हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, याद रखिएगा, सॉलिड में लिक्विड और गैस के रेस्पेक्ट में हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, या इसी कारण से सॉलिड रिजिड होता है, उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत सारी उसकी अपनी खासियत है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहां पे हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना शुरू हुआ, और कम होने से उनके बीच दूरियां आ गई, और वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, और वो लिक्विड में बदलना शुरू हो गया। अब इसके एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। तो सॉलिड के रेस्पेक्ट में लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, लेकिन अभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इसी कारण से तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ फ्लो करते हैं। फिर हमने टेम्परेचर दिया इसको, और टेम्परेचर देने के बाद ये वेपर में बदलना शुरू हो गया। मान लो वाटर का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले आइस क्यूब था, आइस क्यूब से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से, और फिर क्या, जब हमने लिक्विड को और टेम्परेचर दिया तो वो गैसियस फॉर्म में वेपराइज हो गया, हमने उसको कंटेनर में रख दिया। अब इसके बीच सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो गए। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, सॉलिड में हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा करके इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम किया जा सकता है, और उसके स्टेट को बदला जा सकता है, और टेम्परेचर घटा करके, डिक्रीज करके हम उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो यदि गैस को कूल किया जाए, गैस को कूल किया जाए, तो फिर से वो वाटर में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में आके नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कभी चावल पकाते हो और उसके ऊपर आप ढक्कन रख देते हो, तो देखोगे कि ढक्कन हटाओगे तो वो सारा वेपर जो है ना वो जाके चिपकता है उसके ऊपर, और जब वो ठंडा हो जाता है देखते हैं उस पे से पूरा पानी, जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है फिर से वापस कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा करके इसके पावर को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा सकते हैं, टेम्परेचर घटा करके इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो फिर से गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। प्रेशर के साथ भी ऐसे ही होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। चलिए, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, सही है। प्लाज्मा जनरली हमें स्टार्स और सन में दिखता है, और प्लाज्मा के बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाद में। द प्लाज्मा ग्लोज विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। प्लाज्मा ग्लो करता है, सन ग्लो करता है ना, उसमें प्लाज्मा का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए ग्लो करता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन, तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और गलत वाला हमको खोजना है। अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय
फॉर्म्ड बाय हीटिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। यहां पे हीट नहीं करते हैं, इसको कूल करते हैं एब्सोल्यूट जीरो तक, और गैस को नहीं, बोसॉन पार्टिकल्स को, बोसॉन क्या होता है, फोटॉन या मेसॉन जैसे पार्टिकल्स जो हैं, उसको हम लो डेंसिटी करके उसको एब्सोल्यूट जीरो तक हम उसको लाते हैं, कूल करते हैं, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म करता है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो हमारा डी गलत सही होगा क्योंकि यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 112 में, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है क्वेश्चन में 112 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द कन्वर्टिंग गैस इनटू द लिक्विड। हमने बताया कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर क्या करना होगा, घटाना होगा, प्रेशर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। टेम्परेचर क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, प्रेशर क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। कहां पे है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 113 नंबर पे। 113 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 113 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ट्रू एंड पॉसिबल। पहला ऑप्शन है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए फिर भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, क्या यह पॉसिबल है? ए बॉडी मूविंग इन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कैन हैव एक्सेलरेशन, ये तो सीधे सीधे गलत। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करता है तो बॉडी एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन, त्वरण का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट मतलब अपॉन टाइम। तो v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन क्या होता है जनरली, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। कभी कभी ना बहुत मिसबिहेव करता है ये। v माइनस यू बाई अपॉन टी, v क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अर्थात वेलोसिटी में बदलाव होना चाहिए। अब वेलोसिटी में बदलाव है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन द सर्कुलर मोशन, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेक्टिलिनियर होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या पहला ऑप्शन पॉसिबल है कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन तब भी वह एक्सेलरेट कर रहा हो? कैसे होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब जीरो हो जा रहा है तो एक्सेलरेट कैसे करेगा भाई? होगा, ये ऊपर मैंने फेंक दिया, ये देखो जी ऊपर फेंका। जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और एक्सेलरेशन काम कर रहा है यहां पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक अपने हाईएस्ट डिस्टेंस तक पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो गया, हाईएस्ट डिस्टेंस तक पहुंच के जैसे ही हमने इसको फेंका तो यहां से गिरना शुरू हुआ, वहां पे हाईएस्ट डिस्टेंस था इसका, जैसे ही यहां पे पहुंचा यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, लेकिन तब भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब भी काम कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपनी तरफ खींच रहा है ना जी, तो ये नॉन जीरो हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जीरो, इसके बावजूद भी यहां पे एक्सेलरेशन है नॉन जीरो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए सब एनसीईआरटी का है। 114 नंबर, विच लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है पहले ही मैं बता दूं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं हम लोग? लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत। अब जड़त्व मतलब क्या होता है? जड़, जड़ मतलब जड़त्व। इनर्शिया दो टाइप का होता है जनरली। इनर्शिया कितना होता है? जनरली दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो बॉडी यहां पे पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा वहां पे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसके पोजीशन को चेंज ना कर दे। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसका इनर्शिया ब्रेक हो गया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगा के उसकी स्थिति में बदलाव कर दे। ठीक है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहरी बल लगा के उसको रोक न दिया जाए। जैसे बॉलर ने बॉल फेंका तो वो बॉल हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन क्रिकेटर ने क्या किया? उसको डायरेक्शन दे दिया। अब डायरेक्शन जब दे दिया तो मान लो चौका जा रहा है, तो चौका जा रहा है, अब वो नीचे जा ही रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब तक कि फील्डर आकर के उसको रोक न ले। और फील्डर आकर रोक लिया, इसका मतलब क्या कि एक बाह्य बल लगाया वो रोकने के लिए, मोशन। या फिर कभी क्या होगा, जा रहा है, फील्ड स्लो है, खुद ब खुद चौके के पहले ही बॉल रुक गया, इसका मतलब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स हियर। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या? यदि फ्रिक्शन नहीं होता, यदि फ्रिक्शन नहीं होता हमारे सरफेस में, बॉल जा रहा है, रुका नहीं, उसकी टेंडेंसी क्या है? वो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि वो रुकेगा नहीं। जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि दोनों ही कंडीशन में बाह्य बल लगा के उसके पोजीशन को बदलना नहीं। हो गया? चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अभी इतना समय नहीं है कि हम तीनों लॉ को करेंगे डिस्कस, क्योंकि देखो जी साइंस के सारे क्वेश्चन करने हैं और अभी तक मात्र 114 पे हो। 115 नंबर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अब थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखो जी, द वैल्यू इज द सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल्स। नहीं, इक्वेटर पे वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कम होती है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है, जी पे इक्वेटर पे क्या होता है? कम होता है। और जो है, हाँ ठीक है, जी का वैल्यू इक्वेटर पे लिस्ट होता है ना, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर पे, ये इक्वेटर हो गया, तो यहां पे जी के वैल्यू लिस्ट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे जी प्लस में जाएगा, जैसे जैसे पोल में जाएंगे जी बढ़ेगा। ठीक है, पोल की तरफ बढ़ने पे जी का वैल्यू बढ़ जाता है। देखो द वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन द इक्वेटर, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे डी नंबर दिया है, द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। नहीं, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर इक्वेटर टू पोल देता तब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। चलिए, और ए नंबर भी नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहां पे दे रहा है कि जी का वैल्यू इक्वेटर और पोल पे सेम होता है, सेम नहीं होता है। अच्छा, मैक्सिकन वेव क्या होता है? मैक्सिकन वेव कभी देखे हो स्टेडियम में? ऐसे ऐसे लोग जो है ना वेव बनाते हैं स्टेडियम में, तो स्टेडियम में ऐसा ऐसा वेव जो बनता है, ये कैसा वेव है? ठीक है ना, ये आपको पता है कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अब साउंड का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। मैं बहुत समय निकला, हमारे पास बहुत कम समय सीमा बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स वेव है, हो गया ये। अब अगला प्रश्न है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल। देखो जी, याद रखना हमेशा, प्लेन मिरर में
प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा वहां पे इमेज बने। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा लेस देन 1 होता है। तब तो बड़ा ट्रक है तब भी उसका वहां पे इमेज पूरा का पूरा आ जाता है। ट्रक उतना बड़ा है तब भी उसका इमेज आ जाता है। रियर व्यू मिरर वही होता है ना, कार के बगल में या बाइक के बगल में जो लगी रहती है मिरर, जो हम पीछे देखते रहते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, तो पूरा का पूरा इमेज दिखता है ना, पूरी ट्रक दिखेगी, पूरी कार दिखेगी। इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन छोटा है, 1 से कम है। और कॉनकेव मिरर, जहां पे आप जाते हैं बार के हम, या डेंटिस्ट भी रखता है कॉनकेव मिरर, मोर देन 1, तब तो बड़ा दिखेगा, वस्तु से बड़ा दिखेगा, वस्तु से इसका मैग्निफिकेशन बड़ा हो रहा है। उसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है 1 से। तो यहां पे क्या हो रहा है, रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर यदि है तो लेस देन 1 होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न। एक 117 नंबर हो गया, 118 नंबर देखते हैं। एक 118 नंबर कह रहा है कि विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट सन अपीयर्स रेड एट द सनराइज एंड सनसेट। आपको पता है कि अभी सूर्योदय हुआ नहीं कि लालिमा दिखने लगती है, या कई बार सूर्यास्त के बाद भी लालिमा दिखती रहती है। लालिमा अर्थात रेडिश, रेडिश कलर, लाल कलर की जो है ना वो दिखती है क्षितिज पर, है ना। तो क्षितिज पर जो लालिमा दिख रही है, सूर्यास्त होने के पहले लालिमा दिखनी शुरू हो गई, और सूर्यास्त होने के बाद, सूर्योदय होने के पहले लालिमा दिख गई, और सूर्यास्त होने के बाद भी लालिमा दिख रही है। और आपको पता है कि सूरज का कलर व्हाइट होता है, और व्हाइट में 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, तभी तो रेड लाइट पे लाल यूज किया जाता है ना। अर्थात यहां पर रेड हैज अ हाई वेवलेंथ, सो इट्स ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, आंसर आपके सामने आ गया। दोनों ही कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको, लाल रंग पहले दिख रहा है, तो लाल रंग पहले तुरंत जो है अपना डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो सूर्योदय के पहले भी लाल दिख जाता है और सूर्यास्त के बाद भी लाल दिखता रहता है। तो क्या हो जाएगा, रेड हैज अ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रैवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस। चलिए जी अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड करंट। भाई साहब, प्लास्टिक से करंट पास करेगा क्या, लकड़ी से, किसी भी इंसुलेटर से करंट पास करेगा क्या? इसलिए क्योंकि ये इंसुलेटर, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब हाई रेसिस्टेंस होती हैं इनकी। अब हाई रेसिस्टेंस होने के कारण करंट पास नहीं कर सकता, अर्थात रेसिस्टेंस और करंट की दुश्मनी है। जितना कम रेसिस्टेंस उतना हाई करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जितना कम रेसिस्टेंस उतना हाई करंट फ्लो होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस करंट को फ्लो करने में उतनी ही ताकत लगानी होगी। और कई बार इतना हाई रेसिस्टेंस ही करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, करंट कैसे पास करेगा। तो मेटल्स में रेसिस्टेंस कम होगा, इन कंडक्टर में, कंडक्टर जो होंगे उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, तो रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो। रेसिस्टेंस कम, उल्टा है ना, रिवर्स है ना, कि रेसिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो ज्यादा है। अब करंट उधर से फ्लो होकर आ रहा है, इधर से रेसिस्टेंस हो रहा है, हम तुमको आगे जाने ही नहीं देंगे, है ना। ज्यादा रेसिस्टेंस है तो, कम रेसिस्टेंस है साइड दे देगा, जाइए जाइए जाइए। कम रेसिस्टेंस है तो हाँ चाहिए, फ्लो करिए फ्लो करिए। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का उल्टा संबंध है। तो यहाँ पे दे क्या हो जाएगा, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, उल्टा संबंध है दोनों के बीच, है ना, दुश्मनी है। चलिए 120 नंबर देखता है। A soft iron bar is introduced in a current carrying solenoid। solenoid क्या होता है? अब ये मान लो ये वायर है, वायर है, वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां से इसको ये जो है सर्किट बना दिया।
करंट हमने पास कराया, करंट पास कर रहा है, और जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके, करंट फ्लो करा करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। याद रखना, अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक वैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, है ना। जनरेटर का कॉन्सेप्ट, मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है बाद में। अब यहां पर जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। लेकिन अगर इसमें हम एक सॉफ्ट आयरन बार डाल दें, इस सोलेनॉइड में, इस सोलेनॉइड है, सॉफ्ट आयरन बार डाल देंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड तुरंत बढ़ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तुरंत बढ़ जाएगा, विल जीरो। क्लियर है? क्लास 10th का ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 120 के बाद 121 पे आपको। हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल? देखो जी, स्क्वायर होता है, जितना करंट फ्लो करोगे उसका दोगुना हीट प्रोड्यूस होगा। याद रखना, दोगुना स्क्वायर में, सॉरी, अगर ए करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू ए है, करंट का वैल्यू ए है, तो हीट कितना है? ए स्क्वायर। तो यदि करंट दोगुना किया जा रहा है तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा? 4 गुना। चलो जी, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, जितना करंट उसके स्क्वायर में हीट। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 122 नंबर, 122 नंबर कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। भाई प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होता है। जब रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन मिरर पर लाइट के रिफ्लेक्शन के रेज के, जो रेज ऑफ लाइट्स होते हैं, उनके रिफ्लेक्शन के बाद उनका इमेज सीधे इनफाइनाइट पे बनता है। ठीक है, तो अगर ठीक वैसे ही इनफाइनाइट से रेज आ रहा है तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। इनफाइनाइट से कोई रेज आ रहा है तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। और यहां पर करंट रिफ्लेक्ट करके हमने रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है, हमने करंट, लाइट छोड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, उसका इमेज कहां बनेगा? सीधे इनफाइनाइट पे। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट। अरे भाई रुक जा, इनफाइनाइट होगा। चलिए 123 पे चलते हैं। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट, इनकरेक्ट निकल गया। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म पार्ट होता है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म इज नॉट नोन एज प्रोटोप्लाज्म, बट साइटोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? पार्ट है, किस चीज का? प्रोटोप्लाज्म का। याद रखना है, साइटोप्लाज्म पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस और जो है माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे अंदर पार्ट, एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये हमारा आंसर होगा। लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, याद रखना है, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। 123 नंबर का और 124 नंबर। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है क्यों? है ना, इट कॉजेज द सेल टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड कॉजिंग डेथ, है ना। ये सेल के मेम्ब्रेन को तबाह कर देता है, और तबाह होने के कारण अपने ही सेल के मेम्ब्रेन को तबाह कर देता है और बर्बाद कर देता है। तो ठीक है, इसके कारण से डेथ हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट किल्स द सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स,
और लाइसोसोम एंजाइम सिक्रेट करता है, वहां से एंजाइम्स निकलता है, और एंजाइम्स के कारण जो है अगल बगल के जो सेल्स हैं वो भी मर जाते हैं, ये भी सही है। द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल, एंजाइम्स जो है सारे सेल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। इसमें से स्टोमेटा का कौन सा एक फंक्शन नहीं है? लीव्स में स्टोमेटा होता है। अब ये क्या है? स्टोमेटा फोटो हेल्प्स विद द, पहले बी ऑप्शन देखते हैं, हेल्प्स विद द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एकदम सही है ना। दूसरा, हेल्प्स टू क्रिएट वाटर प्रेशर फोर्सिंग अप वाटर अपवर्ड, ये भी सही है। ए ऑप्शन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता डायरेक्टली, तो ये हमारा हो जाएगा स्टोमेटा कभी भी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस अ वस्कुलर सिस्टम? स्टारफिश। चलिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। स्टारफिश में वस्कुलर सिस्टम होता है, अब संवहनी तंत्र होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है। इसको फिर हम देखेंगे। समय सीमा हमारी खत्म हो गई है लगभग, हम लोग समय सीमा से आगे निकल गए। क्वेश्चन नंबर अगला 127, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो जी, मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं, सही है, तो कोल्ड ब्लडेड नहीं होंगे, यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओविपेरस होता है, अंडा देने वाले होते हैं। फोल्डिंग्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलोगस टू बैट्स, ये भी ठीक है। बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये इनकरेक्ट है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। 127 के बाद 128 पे चलते हैं हम लोग। 128 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा ये रेस्पिरेशन क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ, याद रखिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फलों का पकना, जो फल पकते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। और यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट होता है। चलिए 129 नंबर, 129 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? चलो जी सीधे आंसर मैं बताता हूं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? सीधे पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम जो है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 130 नंबर। 130 नंबर कहता है द मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, स्टेमेंस, उसको और स्टेमेंस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है। चलिए, और फीमेल पार्ट को ओवरी कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डज डार्विन्स थ्योरी नॉट इंक्लूड? देखो जी, नेचुरल सिलेक्शन ये सही है, डार्विन ने ये सिद्धांत दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। इवोल्यूशन थ्रू द इनहेरिटेंस, ये नहीं कहा उन्होंने। स्ट्रगल फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये भी सही है। दो स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो रही है एग्जिस्टेंस के बीच में, एग्जिस्टेंस के लिए। इनहेरिटेंस के थ्रू एवोल्यूशन होगा, ये उन्होंने नहीं कहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ऑफ प्लांट लीव्स डिपेंड्स अपॉन द स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, किस पे? वाटर इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में कितने वाटर हैं उस पर डिपेंड करता है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। इसी के साथ साइंस यहाँ पे समाप्त होता है, और ये रिवीजन करके जाना है आपको। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।